नमस्कार। लोकायन कला संस्थान और राजस्थान सरकार के कला संस्कृति और पुरातत्व विभाग की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित बीकानेर थिएटर आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। ये फेस्टिवल, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बार वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हो रहा है और आज के सत्र में मैं जिस शख्सियत से बातचीत करने जा रहा हूँ वो हिंदी साहित्य की एक जानी मानी हस्ताक्षर हैं और बहुत सम्मानित और प्रतिष्ठित लेखिका मनीषा कुरश्रेष्ठ जी मेरे साथ हैं। नमस्ते मनीषा जी। नमस्कार अमित। आपका स्वागत है बीकानेर थिएटर आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल में। बहुत बहुत शुक्रिया इस फेस्टिवल का। और इस तरह की चीजें जब होती है तो ऐसा लगता है कि कोरोना के इन दिनों में अभी भी कला की वो जगह अभी भी बाकी है और हम सब जीवित हैं और वो स्पंदन हमारे भीतर हैं जो कला से जुड़ते हैं। जी, आपके आज के सेशन में हम बात करेंगे एक तो मनीषा कुरश्रेष्ठ की रचना यात्रा पर और उनकी खास तौर पर मल्लिका जो पुस्तक है आपकी, हम मल्लिका पर भी बातचीत करेंगे। तो जो हम आपसे जुड़े जितने भी लोग हैं वो ज्यादातर लोग मनीषा जी को जानते हैं और जिन लोगों ने मनीषा जी को पढ़ा है और अगर उनकी कुछ उपलब्धियां अगर न मालूम हो तो मैं सिर्फ उनके लिए परिचय देना चाहूंगा। हालांकि मनीषा जी परिचय का कोई मोहताज नहीं है, फिर भी मैं मुख्तसर सा एक तारुफ उनका करवा देता हूँ हमारे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनसे। मनीषा जी हिंदी साहित्य की एक प्रतिष्ठित हस्ताक्षर बन चुकी हैं और पिछले बहुत ही कम अवधि में उन्होंने एक बहुत अपने लिए आला मकाम हासिल किया है। इनके 7 कहानी संग्रह निकल चुके हैं जिनमें कठपुतलियां, कुछ भी तो रूमानी नहीं, बौनी होती परछाइयां, केयर ऑफ सात घाटी, गंधर्व गाथा, अनामा, रंग रूप रसगंध, ये 7 किताबें इनकी कहानी की हैं। 5 उपन्यास लिख चुकी हैं ये, शिगाफ, शाल भंजिका, पंचकन्या, स्वप्नपाश और मल्लिका, जिस पर आज हम बात करेंगे। मल्लिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेमिका की जीवनी पर आधारित एक जीवनी परक उपन्यास है। मनीषा जी के बारे में एक और चीज बता दूं कि वो कथक नृत्य की भी प्रशिक्षित नृत्यांगना है और इन्होंने कथक नृत्य के पुरोधा बिरजू महाराज के जीवनी पर और उनकी कृतित्व पर एक किताब लिखी है, बिरजू लय। और अपने कई पोस्टिंग्स के दौरान और बहुत यायावर प्रवृत्ति की होने की वजह से घूमती भी बहुत है और घूमते हैं तो जाहिर है कि यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। तो एक यात्रा वृत्तांत इनका काफी चर्चित है, होना अतिथि कैलाश का। और इसके अलावा मनीषा जी एक बहुत अच्छी कवियत्री भी हैं और उनके कविता संग्रह में निकल चुका है प्रेम की उम्र के 4 पड़ाव। मनीषा जी हिंदी में लिखने के अलावा अनुवाद के भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिसमें माया एंजेलो की आत्मकथा, वाई केज्ड बर्ड सिंह के अंश का उन्होंने अनुवाद किया। इसके अलावा लैटिन अमेरिकी लेखक मामाडे के उपन्यास हाउस मेड ऑफ डॉन के अंश और बोरहेस की कहानियों का भी इन्होंने अनुवाद किया। इन्होंने न सिर्फ अनुवाद किया बल्कि इनकी रचनाओं का भी बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। शाल भंजिका का जैसे डच भाषा में अनुवाद हुआ है और कई कहानियों का अंग्रेजी और रूसी में भी अनुवाद हुआ है। एक इनका कथा संग्रह है किरदार का फ्रांस सरकार ने इसका अनुवाद के लिए चयनित किया है और ऐसा इतना ज्यादा काम किया है तो जाहिर है बहुत सारे पुरस्कार भी मिले होंगे। तो इन पुरस्कारों में कृष्ण बलदेव वैद्य फेलोशिप 2007 में मिली, रांगे राघव पुरस्कार, डॉक्टर घासीराम वर्मा पुरस्कार, गीतांजलि इंडो फ्रेंच लिटरेरी अवार्ड, रजा फाउंडेशन की फेलोशिप, सीनियर फेलोशिप ऑफ संस्कृति मंत्रालय और वनमाली कथा सम्मान। और एक बहुत महत्वपूर्ण सम्मान इन्हें मिला है के बिड़ला फाउंडेशन का बिहारी सम्मान, जो अपने आप में हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा अवार्ड है। अभी हाल ही में इसी वर्ष इनको ढींगरा फाउंडेशन का अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान और इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान भी मिले हैं। तो ये एक संक्षिप्त सा परिचय हुआ।
इसके अलावा आपने अपनी हिंदी साहित्य की यात्रा के जरिए बहुत सारे देशों की यात्रा भी की है। साउथ एशियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट हाइडलबर्ग जर्मनी में आपके उपन्यास शिगाफ का आपने वहां पर वाचन किया, और आप 9वें विश्व हिंदी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में भी शिरकत कर चुकी हैं। तो ऐसी एक प्रतिष्ठित कवित्री, कहानीकारा, उपन्यास लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। मनीषा जी, हम बातचीत करने की शुरुआत करेंगे आपकी शुरुआत से, कि आपकी शुरुआत कैसे, लिखने की शुरुआत कैसे हुई, घर में क्या माहौल रहा होगा? बिल्कुल अमित, मेरे घर का माहौल ऐसे साहित्यिक तो नहीं था, लेकिन पढ़ने पढ़ाने वालों का था। और मेरे घर में उस समय में जितनी पत्रिकाएं संभव होती थी, चंपक से लेके दिनमान तक, उसके बीच में धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान और नंदन चंपक, पराग, इस तो बचपन में आते ही थे। उसके अलावा बहुत सारी कॉमिक्स आती थी, और उसके अलावा मम्मी सारिका मंगाती थी। तो हमारे घर में पढ़ने का, क्योंकि मेरी माँ को पढ़ने का बहुत शौक था, और उसके अलावा ये था कि मेरी माँ प्रिंसिपल थी, तो हम स्कूल में ही रहा करते थे। तो स्कूल में रहने का मुझे एक फायदा होता था कि जब गर्मियों की छुट्टियों में सारा स्कूल बंद होता था, तो लाइब्रेरी की चाबी हमारे घर में टंगी होती थी। तो वो चाबी उठा के, और मैं लाइब्रेरी के धूल भरे एकांत में बैठ के कभी इतने विदेशी अनुवाद जो हिंदी में पहले हिंद पॉकेट बुक्स किया करता था, पर्ल एस बक को पढ़ा, इतने स्टीफन स्वाइग को पढ़ा, तो इतना पढ़ती थी मैं। और उस 8वीं क्लास में ही मैंने ययाति विष्णुराव खांडेकर का पढ़ लिया था। तो पढ़ने की एक जो ललक थी ना, वो हमारे परिवार में पढ़ाई का एक जो इस तरह की चीज, साहित्यिक पढ़ने का जो एक माहौल था। तो माँ जब भी मुझे खोजती थी तो वो यही कहती थी वो नीचे स्कूल में लाइब्रेरी में गई होगी। तो मुझे लगता है कि ये सारे जो चीजें थी, इन्होंने मुझे एक विकट लेखक बनाया, विकट पाठक बनाया। तो मैं हमेशा अभी भी अपने आप को एक लेखक से अधिक सफल पाठक मानती हूँ, क्योंकि मैं अभी भी मेरे सराहने 2 किताबें तो रहती हैं, और मुझे किताबों का बहुत शौक है। तो मुझे लगता है कि जो विकट पाठक होता है, तो अंततः शायद उसकी नियति में लेखक बनना लिखा होता है। और मेरी माँ उस समय शिविरा में अपनी कविताएं भेजती थी, जो शिक्षा विभाग राजस्थान की पत्रिका हुआ करती थी, बीकानेर से ही निकलती थी। तो शिविरा में मेरी माँ, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में रही, पहले इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स रही, उसके बाद डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन भी रही। तो उनके कारण मुझे लगता है कि मैं अपनी माँ को ये पूरा श्रेय दूंगी कि उन्होंने मेरे अंदर साहित्य का एक बीज डाला। आप एक अच्छी पाठक है, तभी एक अच्छी लेखक बन पाई। आपने बहुत सारी विधाओं में लिखा है, जैसे कविता, कहानी, मैंने जिक्र किया, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास, इन सब विधाओं में आपने लिखा। लेकिन आप मनीषा जी से अगर पूछा जाए तो सबसे नजदीक किसे पाती हैं आप? देखो अमित, सब लोग शुरुआत कविता से करते हैं, और कविता पढ़ना भी पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि हर किशोरावस्था कविता को प्रेम करती है, हर किशोर कविता से जुड़ता है, क्योंकि कविता में एक रोमानियत और संकेतों में बात की जा सकती है। तो शुरुआत तो कविता पसंद करने से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे कहानियों में रुचि जागी। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने शुरुआत कविताएं लिखने से की, लेकिन जब कहानी लिखी तो मुझे लगा कि मुझे ज्यादा एल्बो स्पेस मिला, मैं कहानी में ज्यादा बात कह सकती हूँ। लेकिन अंततः जब मैंने उपन्यास लिखा और 2-3 उपन्यास लिख लिए, तो मुझे अब हर कहानी ये लगती है, अरे इस पे तो उपन्यास लिखा जा सकता था। और अब मुझे कहानी लिखने में आलस आता है, और उपन्यास लिखना मुझे पसंद है। तो मैं अब कहूँ तो ये वैसी ही बात है कि आप किसी छोटे कोठरी से शुरू करते हैं और आप एक पूरे शहर का चक्कर लगाते हैं। तो मेरी यात्रा में उपन्यास एक शहर है, जैसे हम गूगल सर्च करते हैं तो उपन्यास वो है कि जिसमें आप गलियां भी साफ साफ देख सकते हैं, आप जूम इन करके भी गलियां देख सकते हैं, और दूर जाके पूरे शहर का भी चक्कर लगा सकते हैं। तो मुझे उपन्यास में वो छूट मिलती है। तो आज अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे उपन्यास बहुत पसंद है लिखना। अभी ये जो अभी आपने जैसा जिक्र किया कि कोरोना काल चल रहा है और हम लोग सब सब अपने अंदर अंदर बैठे हैं, तो ये हम इस समय को एक आर्टिस्ट और एक लेखक बहुत अच्छा सदुपयोग भी कर सकता है। तो इस स्वाध्याय और लेखन के लिए एक बहुत अच्छा समय है।
या इसे हम ये भी कह सकते हैं कि आपदा में अवसर हमें ये देता है। तो अभी इस दौरान आप क्या लिख पढ़ रही हैं थोड़ा? मैंने इस दौरान पढ़ा ज्यादा अमित। जैसे मैंने बहुत सारे ऐसे उपन्यास जो मेरे पढ़ने से रह गए थे, जैसे हाल ही में तो मैंने इंदिरा गोस्वामी का छिन्न मस्ता मंगवा कर पढ़ा, क्योंकि मैं कामाख्या मंदिर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बहुत रही और कामाख्या मंदिर मेरा बहुत बार जाना हुआ, तो मैं सुना करती थी कि इंदिरा गोस्वामी ने जो वहां बलि प्रथा है उसके ऊपर एक उपन्यास लिखा है, लेकिन अब मैं उसको पा सकी ऑनलाइन, अमेजोन पे मंगा सकी और फुर्सत भी अब मिली। और पर्लस बक का मैंने दोबारा से जनानी ड्योढ़ी मंगा कर पढ़ा, क्योंकि बचपन में कभी पढ़ा होगा, तो अभी जनानी ड्योढ़ी मंगा के पढ़ा। कुणाल बासु का प्रभात मिलिंद जी ने मिनिएचरिस्ट एक किताब है, उसका अनुवाद किया, जो एक मतलब अकबर काल के आसपास की बात है, वहां पे एक चित्रकार के विरोध और विद्रोह की कथा है, तो वो मैंने पढ़ा। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ी जिनको मेरे को पढ़ने का बहुत दिनों से मन था। और एक उपन्यास जो बहुत दिनों से चला आ रहा था, सोफिया, उसको मैंने पूरा किया। हालांकि मैं ये कहूंगी कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड था, इसने मुझे बहुत उर्वर नहीं बनाया। मुझे बहुत ग्रहण करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ था, मैंने बहुत सारी नेटफ्लिक्स पे पिक्चरें देखी, लेकिन लिखने का मानस नहीं बन पाया, क्योंकि एक अंदर एक घुटन सी रही, एक भय था, एक घुटन थी, आसपास लोग जा रहे थे, तो इस ऐसे में ना लिखना मुझे थोड़ा कठिन लगा। फिर भी मैंने अपने आप को झोंका और मुझे लगा कि एक मुझे उपन्यास पूरा करना चाहिए, तो जो पुराना बहुत दिनों से लिखा जा रहा था वो उपन्यास सोफिया पूरा किया। आप एक और महत्वपूर्ण काम कर रही हैं इन दिनों, हिंदी नेस्ट की हाँ, जो हिंदी वेब नेस्ट। पत्रिका। तो इन दिनों चूंकि सारा ज्यादातर केंद्र वेब पर आ गया है, तो हिंदी नेस्ट को आपके इसके संचालन में क्या परेशानियां आई, क्या इसमें लगा, थोड़ा वो भी शेयर करें हमारे श्रोताओं बिल्कुल, को। जैसे हिंदी नेस्ट बीच में लगभग निष्क्रिय हो गया था। हालांकि उस पे इतनी रचनाएं हैं कि उसके पाठक कम नहीं होते, क्योंकि उस पे बहुत सारे पेज हैं, आप कुछ भी ढूंढे तो उसमें मिल जाता है। तो ये हो गया था कि उसका अपडेशन बंद हो गया था, जो हम हर महीने उसको अपडेट करते थे। तो उसके पीछे ये दिक्कत है कि कहीं तकनीकी तौर पे जो हम एक उसका माध्यम इस्तेमाल करते थे, फ्रंट पेज, वो इन कुछ सालों में इतना आगे चला गया कि उसकी पेस बनाए रखना मुझे मुश्किल हुआ। तो हम उस तकनीक को दोबारा से सीखा, जो अब अभी वेब पत्रिकाओं के लिए या वेब पोर्टल्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो वर्डप्रेस। तो उसकी पेस पे आने में मुझे थोड़ी कठिनाई हुई। अभी भी हम उसको रीडिजाइन कर रहे हैं, अभी हम उसको रीडिजाइन करने में। और वैसे देखा जाए तो जब हम रचनाएं आमंत्रित करते हैं तो सब तरफ से रचना आती है, हर कोई वहां छपना चाहता है। तो मुझे सबसे ज्यादा दुख एक संपादक के तौर पे ये होता है कि किसी भी रचना को रिजेक्ट करना। और मुझे ये लगता है कि रिजेक्ट करना बहुत जरूरी है, अगर न केवल साहित्य के लिए, क्योंकि एक फिल्टर की हमेशा जरूरत होती है साहित्य को, औसत और बेहतरीन साहित्य के बीच में। और तो मुझे ये लगता है कि मैं उन लेखकों के प्रति भी शायद मैं उनको ये जता पाती हूँ, जैसे कि मेरे साथ होता था। मेरी बहुत सारी रचनाएं शुरू में सखेद वापस आती थी, राजेंद्र यादव जी की चिट्ठी के साथ आती थी, साक्षात्कार में भी भेजी थी मैंने, कितनी जगह मैंने अपनी चीजें भेजी थी। इवन पहल से ज्ञान रंजन जी ने मेरी एक कहानी वापस की थी। तो मुझे क्या लगता है कि अगर आपके अंदर जिद्दी लेखक है तो वो उस स्तर को अचीव करेगा अपने आप। तो मैं एक संपादक के तौर पे मैं एक जिम्मेदारी समझती हूँ कि अगर आप औसत लिख रहे हैं तो मैं आपको दिखाऊं और ये आपको दोबारा से उस जगह पे लेके आऊं जो जहां समकालीन लेखन जा रहा है। तो कई बार घरेलू स्त्रियां हैं, नॉर्मल सी कविता आ जाती है, तो मैं उनको चिट्ठी लिखती हूँ जरूर कि आप है ना सब कंटेम्प्रेरी साहित्य पढ़िए, कंटेम्प्रेरी कविता पढ़िए, आप इससे ऊपर उठिए जो आप एक घरेलू साहित्य लिख रहे हैं। या तो मुझे लगता है कि थोड़ा दुख होता है रिजेक्ट करते हुए, लेकिन मुझे लगता है मैं सही काम कर रही हूँ। तो इस तरह की चीजें, दिक्कतें ये वाली आती हैं। मेरे ख्याल से अब हम लोग मल्लिका पर आते हैं। हम्म। मैंने मल्लिका को भी हाल ही में पढ़ा है, तो सबसे पहला सवाल मेरा ये आता है कि मल्लिका ही क्यों?
ऐसा क्या उनकी उसकी किरदार में आपको लगा कि उसको एक छोटी कहानी नहीं बल्कि एक बड़ा उपन्यास आपने उसमें लिखा? क्या नजर आया मल्लिका में ऐसा? मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहूँ अमित, तो जब मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जीवनियां पढ़ रही थी, जो श्याम सुंदर दास जी की है, या एक दो और भी उनकी जीवनियां हैं, बहुत सारी जीवनियां, तो मैंने उनमें देखा कि मल्लिका के ऊपर दो चैप्टर, दो तरह से चैप्टर्स थे। एक में चंद्र में कलंक और गुलाब में कांटा। तो जब भी ऐसे चैप्टर के तहत मल्लिका का जिक्र आ रहा था, तो मुझे कहीं दुख हुआ कि किसी भी साहित्यकार की प्रेमिका या दूसरी पत्नी को कैसे आप कलंक या चंद्र में कलंक या गुलाब में कांटा कह सकते हैं। उसकी साहित्यिक रचना, मतलब उसकी जो पूरी रचना प्राविधि है, तो कहीं ना कहीं मल्लिका तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के लिए एक प्रेरणा थी। तो उस प्रेरणा को आप खारिज करके और केवल उस चरित्र में एक धब्बे की तरह आप जिस स्त्री को देख रहे हैं, उस स्त्री को मैं उस धब्बे से निकाल के बाहर लाऊं और मैं उस स्त्री का एक चमकता हुआ ऑरा प्रस्तुत करूं जो कि सच में था। तो मुझे ये लगा कि मल्लिका के ऊपर जो ये एक तो समय ने धूल जमा दी थी, ऊपर से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जो वो उस समय के, वो समय भी पुराना था, तो उस समय के जीवनीकारों ने जो उनके ऊपर एक धूल जमाई है, एक उस परत को मेरी हटाने की कोशिश थी। और मैंने कथा देश पे मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र और मल्लिका के संबंधों पे एक लेख छपा था। तब से मल्लिका मुझे हॉन्ट कर रही थी और मैं जानना चाहती थी, तो मैंने कुमुदनी उपन्यास के कुछ अंश पढ़े थे। तो मुझे लगा कि जो स्त्री इतना सोच सकती है, तो उस स्त्री के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा जाए, जीवनी लिखी जाए। तो मल्लिका, और मैं वेस्ट बंगाल में थी इन दिनों, जिन दिनों मुझे मल्लिका का ख्याल आया, तो मैं उन दिनों उसी इलाके में थी, संभवतः जहां मल्लिका का बचपन बीता होगा। तो वहां मुझे वो सुगंध में कहीं लगा कि मुझे मल्लिका को रिक्रिएट करना चाहिए और मल्लिका को भारतेंदु जी की छाया से थोड़ा सा अलगा कर उसके अपने ऑरा के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। तो जब आप एक किसी ऐसे किरदार को केंद्र में रख के कुछ लिखना चाहते हैं, वो भी एक वृहद उपन्यास के रूप में, जिसके बारे में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है या बहुत अल्प ज्ञात है वो, तो ऐसी स्थिति में फिर आपके लिए शोध बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। तो वो शोध की प्रक्रिया के बारे में मैं कुछ जानना चाहता हूँ कि आपने क्या शोध में आपने क्या, कहाँ गए, क्या क्या आपने शोध? अमित, मैं इस तरह से गई तो कहीं नहीं। बनारस में जा चुकी थी, बनारस का मुझे अंदाज था, बनारस के बारे में मैंने पढ़ रखा था, वसुधा डालमिया जी की किताब पढ़ रखी थी। तो इस तरह का कहीं जाकर शोध करने जैसा तो नहीं रहा, लेकिन हाँ, वो बंगाल का जो माहौल था, उसमें उस भाषा को पकड़ना, मल्लिका के बचपन को खोजना, तो इस तरह की एक आंतरिक यात्रा जरूर चली। और जब हम वेस्ट बंगाल के आसपास के इलाकों में घूम रहे थे, तो मुझे हमेशा ये लगता था कि मल्लिका का जन्म इस मिट्टी में हुआ है। तो निसंदेह जब वो विधवा होके बनारस गई होगी, तो उसको एक कल्चरल शॉक लगा होगा, क्योंकि बनारस में तो शिक्षा और साहित्य का इतना खूबसूरत माहौल है। तो मुझे ये लगा था कि एक तो उन्हें वहां जाकर एक कल्चरल शॉक लगा होगा, तो भारतेंदु जी के जब वो निकट आई होंगी, तो कैसे उनका आपस में समन्वय हुआ होगा। इसीलिए मल्लिका भारतेंदु जी से मित्रता की होगी, क्योंकि मल्लिका को वेस्ट बंगाल के जो साहित्यिक उससे निकलकर, और मेरा सबसे ज्यादा जो रिसर्च का काम था वो उस परिवेश का, उस समय का था। जैसे कि हावड़ा से अगर ट्रेन चलती है, तो रास्ते में कौन कौन से स्टेशन आते हैं, क्या उस समय उस कौन सी ट्रेन चलती भी थी कि नहीं चलती थी, तार होते थे कि नहीं, टेलीग्राम। तो मैंने टेलीग्राम, अगर आता है तो मैंने टेलीग्राम ढूंढा, और ऐसी बहुत सारी उस समय क्या होता था, और उस समय की बनारस की भाषा, उस भाषा को मैंने पकड़ने की कोशिश की। तो इस तरह के, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से मिले थे कि नहीं, तो मुझे पता चला कि मिले थे। और वसुधा डालमिया जी ने अपने कहीं किताब में मल्लिका के बारे में लिखा था कि वो
बंकिम के लीनिएज की थी। तो यहाँ मैंने अपनी कल्पना को थोड़ी उड़ान दी, लीनिएज से मैंने उनको कहीं थोड़े से रिश्तेदारी में बदल दिया था। तो वो मैंने काम किया, तो लोग इसको समझ रहे हैं कि क्या सच में वो मामा ही थे या मामा के बेटे थे। वो तो पढ़ते वक्त मेरे भी दिमाग में ख्याल आया था कि क्या सचमुच में ऐसा था या हाँ, सचमुच नहीं था पर लीनिएज था। और मुझे ये मेरी कल्पना मैंने एक और चीज देखी कि कई जो चीजें मैंने कल्पना में, क्योंकि हमारा दिमाग, एक मनुष्य या एक लेखक का दिमाग इतना जागृत हो जाता है जब वो कला में उतरता है। तुम भी जानते हो, जिसको हम बात कर रहे थे कि उपन्यास में जो कल्पना आई है वो एक उपज की तरह आई है, जैसे कि कथक और संगीत में हम उपज की बात करते हैं। तो कई ऐसी उपज थी जो बाद में मुझे पता चला, अरे ये तो उपलब्ध थी। जैसे कि मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के घर बाद में गई, मुझे पहले जाना चाहिए था लेकिन मैं बाद में गई। तो मैंने वहां देखा कि जिस रास्ते से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के अध्ययन कक्ष में मल्लिका या दूसरे लेखक जाते थे, क्या ऐसी कोई सीढ़ी थी जो बिना मन्नों से टकराए या बिना परिवारीजनों से टकराए ऊपर जा सकती थी। और मेरी हैरानी के लिए वहां पर वैसी एक सीढ़ी थी। जी अच्छा। क्योंकि मुझे लगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जब लिखते होंगे तो उन्हें घर की सारी तामझाम से मुक्त होके, और उनको एक अलग से रास्ता जरूर उन्होंने बनवाया होगा। तो ऐसा था उनके अध्ययन कक्ष में जाने का, और मैंने वहां बैठ के फोटो भी खिंचाया। तो ये अभी अभी आपने उपज की का जिक्र भी किया, तो मैंने जो सुबह आपसे मेरी बात में ये इसमें जो आपकी मल्लिका है उसमें कितना इतिहास है और कितनी उपज है, यानी एक्सटेम्पोर कितना है और वास्तव जो हम कहते हैं कि बंदिश, फिक्स्ड बंदिश कितनी है और उपज कितना है? कितनी है, तो मैं यहाँ ये कहूंगी कि मल्लिका जब बनारस आती हैं, और उनकी जब तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से मित्रता नहीं होती, उसके पहले मल्लिका बिल्कुल गायब है परिदृश्य से, किसी को नहीं मालूम वो कहाँ से आई, कौन है। और उसके बाद भारतेंदु जी की जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद भी लोगों को नहीं पता मल्लिका कहाँ है। तो इसलिए मुझे उनके पूर्ववर्ती जो पूरा ये, फिर मैंने चुना कि भाई अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मल्लिका का परिचय था, और मल्लिका की बहुत सारी भाषा जो मिदनापुर के आसपास की भाषा जैसी है, जो जैसा कि हम कुमुदनी में उनकी जो वेस्ट बंगाल की जो एक उनके यहाँ टोन आती है, कुमुदनी में वो जब लिखती है तो काफी बंगाली तरीके से लिखती है। और तो मैंने उस भाषा को पकड़ने की कोशिश की, और मैंने उनके जन्म स्थान को कल्पना से तय किया। और क्योंकि बंकिम भी वहां आसपास रहे थे, तो मुझे लगा कि मेरे को ये कल्पना के तौर पे उनका बचपन, वो नदियां, वो सारा, वो जो मैंने उनका बचपन का जो एक गांव लिया है, वो सब मेरी कल्पना का अंश था। और बंदिश तो भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने आप में एक संपूर्ण बंदिश है, क्योंकि उनके पैदा होने के पल से लेके उनकी मृत्यु का क्षण तक लोगों ने उनकी जीवनी में लिखा हुआ है। अच्छा। और मल्लिका कहीं नहीं मिलती है। तो मुझे लोग हमेशा ये कहते हैं कि तुमने भारतेंदु हरिश्चंद्र तो दृश्य से गायब कर दिए। मैंने कहा भारतेंदु हरिश्चंद्र आ जाते तो मल्लिका फिर से किनारे पे चली जाती। तो ये उपन्यास मेरा केवल इस कारण केवल मल्लिका केंद्रित है, क्योंकि भारतेंदु जी पे तो बहुत कुछ लिखा जा चुका है। तो और बहुत सारी चीजें इसमें कल्पना से ली थी, जैसे बजरे का दृश्य, जो उसमें बजरे का दृश्य जो बुढ़वा मंगल होता है बनारस में, तो वो भी मेरी कल्पना। हालांकि मैंने कभी बाईयों का नृत्य नहीं देखा, लेकिन हुस्नाबाई सच में थी। और जो उनका जो दोहा है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मृत्यु पे उन्होंने सुनाया था, वो हुस्नाबाई का लिखा हुआ है। हुस्नाबाई बिल्कुल ऑथेंटिक है, माधवी है, और मलिक, ये सारे पात्र बिल्कुल ऑथेंटिक है। मन्नो भी है पात्रों में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर आए तो मल्लिका भी निस्संदेह मिली होंगी उनसे, क्योंकि उन्हीं के जब वो मित्र थी तो मल्लिका। तो ये है कि दीवारें सारी थी, और उन दीवारों को मेरे को जब पाटना था तो उसके लिए मुझे कल्पना का लेना पड़ा सहारा। और मल्लिका का बचपन पूरा का पूरा कल्पना से है। मुझे नहीं मालूम उसकी कोई बहन शेफाली थी कि नहीं। अभी आपने एक जिक्र किया मन्नू का। मैं अक्सर कई बार सोचता हूँ कि जब हम किसी जीवनी परक उपन्यास या ऐसी किसी रचना को पढ़ते या सुनते हैं, तो कई बार लगता है कि या तो जो जीवनी जिस पर केंद्रित वो उपन्यास या रचना है
तो उसके जो इर्द गिर्द के दूसरे पात्र हैं, या तो लेखक उनके साथ न्याय नहीं कर पाता, या कम से कम पाठक ऐसा सोचते हैं कि अन्य पात्रों के साथ ऐसा न्याय उतना नहीं हो पाया। लेकिन मल्लिका को पढ़ते हुए मुझे लगा कि मन्नो की जो आपने किरदार, मन्नो को आपने बड़ी ईमानदारी से लिखा है। उसकी जो एगोनी है, उसकी पीड़ा है, उसका क्रोध है, वो भादों की तीज वाले वो जो प्रकरण है, उसमें वो मल्लिका को सुहागनों का, हालांकि वो उत्सव है, फिर भी मल्लिका को बुलाती है और वो जो कहना होता है कह देती है। तो हाँ, आपने दोनों मन्नो के चीजें। बहुत बहुत ही अच्छा अन्याय किया है। तो ये मुझे थोड़ा सा मन्नो के बारे में आपके क्या विचार हैं, थोड़ा हाँ ये अमित, जब मेरे को लगा कि ना मल्लिका की जब पांडुलिपियां छपी, और जब मैंने जीवनी में पढ़ा कि मल्लिका तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मृत्यु के 1 साल बाद वहां से सारी पांडुलिपियां छोड़कर वृंदावन चली गई थी। तो जो और 1 साल तक भारतेंदु जी के परिवार ने मल्लिका की देखभाल की थी। जी तो मुझे ये लगता है कि अगर घर का मालिक है और वो अगर उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसके प्रेमिका के सारे सामान को फेंक देने का या नष्ट कर देने का पत्नी के पास पूरा अधिकार है। जी लेकिन मन्नो ऐसा नहीं करती है, या गोपाल जी ऐसा नहीं करते हैं। वो सामान बचा रहता है, वो जी पांडुलिपियां छपती हैं। हाँ तो जी। कहीं ना कहीं उसमें क्या मन्नो की उदारता रही होगी। और तभी वो किताबें छपी हैं जो मल्लिका किताबें ने लिखी छपी हैं। हैं, और मल्लिका का वो फोटोग्राफ जो भारतेंदु जी की गोद में है, जी जी, जो आपके उसके जो मुख कवर से पे भी है, जी वो फोटोग्राफ भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो वहां पे म्यूजियम है उसमें पड़ा हुआ है। मनो मल्लिका का हाथ के लिखे पत्र पड़े हुए हैं, जो 2 पत्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के लिखा हुआ, जो पेंसिल से उन्होंने अपने भाई गोपाल जी को लिखा हुआ पत्र है, जिसमें वो लिखते हैं कि ये मेरी धर्म पोषिता हैं और तुम जी इनका ख्याल रखना, इनको हर महीने खर्चा देना, मेरा तो पता नहीं मैं जिंदा रहूं कि नहीं। और उसके जी। कुछ ही महीनों बाद वो मर भी जाते हैं। तो तो वो 50 रुपए मुझे, महीने का खर्चा भी हाँ, आप तो मुझे लगता है कि ये मन्नो की उदारता थी। और मन्नो की उदारता नहीं होती तो जब मल्लिका पे कार्यक्रम हुआ और भारतेंदु भवन में हुआ, और जी इतने सारे लोग आए, और उनकी घर, जो उनके परिवार में जो अभी भारतेंदु जी के परिवार के हैं, दीपाली जी हैं और उनके भाई हैं, तो उन्होंने इतना सम्मान से वो कार्यक्रम कराया। जी तो मुझे क्या लगता है कि वो मनो जी की जो अंदर की उदारता थी, वो उदारता आज तक चली हाँ, आ रही वो है, चली आ रही है। जिसने मल्लिका को वो सम्मान दिया। हम्म। तो मुझे लगता है इसके पीछे मनो ही रही। हाँ। एक पाठक के तौर पर मेरे जो सबसे बड़े प्रामाणिक वो हैं, उसमें मनोहर श्याम जोशी का नाम आता है। वो एक जगह कहते हैं कि जब कोई आप भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें इतनी सजगता बरती जानी चाहिए कि अगर 5 घर की बहुएं हैं तो उनके डायलॉग्स में उनका मायका झलकना चाहिए। तो जब मैं आपकी ये किताब पढ़ रहा था, तो मुझे लगा उसमें ये दो दो चीजें मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी। एक तो बनारस की ये जो भारतेंदु जी की गली जो मल्लिका, वो और उनकी इसकी भाषा, ये दोनों किरदार की तरह खिल रहे हैं। तो आपने बंगाली के भी कुछ पदों का यूज किया है, तो उसके लिए भाषा के प्रति आपने क्या, कैसे उसको बरतने की में कोई क्या विशेष सावधानी रखी, या क्या विचार रहे होंगे आपके उसको? मैंने कोशिश की कि जो भारतेंदु जी की भाषा है, भारतेंदु जी के लेखों में जो भाषा आती है, और भारतेंदु जी के भाषण में जो भाषा आती है, भारतेंदु जी के पत्रों में जो भाषा आती है, तो मैंने कोशिश की मैं वो भाषा भारतेंदु जी के बोलचाल में लूं। और मल्लिका की भाषा मैंने उस समय की जो बंगाली थी, या मल्लिका के जो मल्लिका ने कुछ कविताएं लिखी हैं, वो भी हमें मिलती हैं। हालांकि वो भारतेंदु जी के नाम से छपी हुई हैं, पर लेकिन उसमें जो बांग्ला का पुट है वो ये बताता है कि वो कविताएं मल्लिका की लिखी है, चंद्र मल्लिका करके। तो मैंने उन दोहों को भी खंगाला कि मैं उन वो भाषा ले सकूं। और मैंने पूरी कोशिश की कि मैंने उस समय जो बंगाली उपन्यास पढ़े थे, तो वो एक महक और वो परिवेश, वो वाली भाषा भी ले सकूं, और मैं बनारस की उस भाषा को भी ले सकूं जो भारतेंदु जी अपने मित्रों के साथ
बातचीत करते हो, क्योंकि भारतेंदु जी के मित्रों के साथ उनके संस्मरण बहुत सारे हैं, तो वो भाषा मिल जाती है। तो निस्संदेह मैंने भाषा के स्तर पे 3-4 जब ड्राफ्ट लिखे, तो हर बार हर ड्राफ्ट में कई शब्द बदले, कई वाक्य बदले। तो भाषा पे मैंने एक फॉर्सेप से, जैसे हम जड़ते हैं ना, किसी जेवर में कोई नग जड़ते हैं, तो बिल्कुल फॉर्सेप से पकड़ के भाषा एक एक शब्द पे मैंने काम किया है। जी। अभी अपन जब हम बात कर रहे थे तो मुझे ये भी मालूम चला कि आप बीकानेर भी रही हैं। तो बीकानेर थिएटर फेस्टिवल की बात चल रही है और आपके बीकानेर प्रवास पर बात ना करें, कैसा रहा आपका बीकानेर प्रवास? सबसे पहले तो अमित, बीकानेर मेरा आज भी बहुत प्रिय शहर है और मैं उस शहर को कभी भूल नहीं सकती। हम नाल में रहे थे और छोटा सा स्टेशन था और उसमें हम लोग ने इतने जीवंत 4 साल बिताए हैं। और हम कुछ भी चीज खरीदनी होती थी तो बीकानेर ही आना होता था। तो जब भी हम बीकानेर आते थे तो उन गलियों उन हवेलियों से गुजरना, किले के सामने से गुजरना, लालगढ़ जाना, और भी वहां की गलियां मुझे आज भी याद हैं। तो बीकानेर मेरा बहुत प्रिय शहर है और हमने बहुत सुंदर समय बिताया। और हमने वहां की जो पीली आंधी होती है और जितनी भी उसमें भी फंसे हैं। और हम हमेशा जब छुट्टी से आते थे तो दरवाजा खुलता नहीं था, इतनी मिट्टी जमी होती थी अंदर। तो ये जो मिट्टी की गंध बीकानेर की आपको अभी तक याद है? बिल्कुल बिल्कुल। और वहां से हम सैंड ड्यून्स जाते थे, जो धोरे होते थे, धोरों में हम पिकनिक्स मनाते थे। तो बहुत ही जीवंत समय बीता। हमने बहुत सारी वहां पे टाउन में आके फिल्में देखी है। और मेरे तब मैं लिखती नहीं थी, लेकिन मुझे क्या लगता है कि जो मेरे अंदर राजस्थान गहरी तरह सांस लेता है, लोक कलाएं सांस लेती हैं, तो मुझे क्या लगता है उसमें बीकानेर प्रवास का मेरा बहुत हाथ रहा। और वहीं से मैंने पहली कहानी जब दोबारा से शादी के बाद, हालांकि मैं पहले लिखती थी, मेरे को साहित्य अकेडमी का जो नवोदित प्रतिभा पुरस्कार मिलता है वो मिल चुका था, राजस्थान साहित्य अकेडमी का। लेकिन बीकानेर आके सबसे पहला लेख कारगिल पे मैंने बीकानेर में लिखा था, हंस को, और राजेंद्र यादव जी ने छापा था। कारगिल की भी वही हुआ था। और उस समय ऐसा था कि अगर उधर से युद्ध बंद नहीं होता तो इधर से सीमाएं खुलने वाली थी, यही बात कोई नहीं जानता। तो वो ऐसा समय था, बहुत कठिन समय था जिसको हमने बिताया। और उस पे उसके ऊपर मैंने एक लेख लिखा था, वो हंस में छपा था। तो मुझे लगता है कि मेरी साहित्य लिखने की, लेखक बनने की पूर्व पीठिका बीकानेर ही है। इसलिए बीकानेर हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा। और तो इस शहर, मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी स्थितियां सामान्य और हो इस और शहर की एक खासियत मुझे जो लगती है ना, यहाँ जी पे साहित्य के प्रति लोग सच में पैशनेट हैं। मेरे को अनिरुद्ध उमर जी ने बताया कि कृष्ण बलदेव वैद को लेके वहां पे पूरा एक क्लब है उनके प्रशंसकों का। और थिएटर को लेके वहां पे, संगीत में आप दोनों जैसे, और आपके पिताजी हमारे मतलब देव तुल्य जशकरण जी, उनका जन्म स्थान, और भी कितनी कलाओं का जन्म स्थान है बीकानेर। तो मुझे लगता है कि वो शहर अपने आप में एक ज्वेल है, राजस्थान के मुकुट का एक हीरा है। तो उम्मीद करते हैं जल्दी ही बीकानेर आप आएंगी। तो बिल्कुल। अभी शुरू में मैंने जैसे जिक्र किया कि आपने कुछ कविताएं भी लिखी हैं, आपकी कविताओं की भी एक किताब है। तो मैं चाहता हूं कि खत्म करने से पहले हम आपकी कुछ प्रिय कविताएं सुने। तो इरशाद। अरे पता ही नहीं चला, इतना समय हो गया, हमने इतनी लंबी बात कर ली क्या? और जी सुबह हम सोच रहे थे कि हम कैसे बात करेंगे। तो जी। मुझे कितनी कविताएं सुनानी है? अभी हमारे पास 10 मिनट हैं, आप सुनाएं। ठीक है, तो ये क्योंकि प्रेम की उम्र के 4 पड़ाव हैं, तो मेरे को लगता है चौथे पड़ाव की कविताएं सुनाती हूँ। जी अ, मैं पहले एक कैलाश पे, एक जी जी। कैलाश मानसरोवर पे एक कविता सुनाती हूँ। वह नीला रंग स्वार्गिक था, कभी उसमें स्वर्ण घुल जाता, कभी रजत रश्मियां, कभी भेद भरे मन का लहू रिस जाता, तो हरितिमा बाहें फैलाकर दौड़ती उस ओर, पर्वतों के हिमाश्रु बदल देते उसकी पारदर्शिता, जब तब उसमें व्योम झांकता, आंकते हुए अपना विस्तार, वह पल पल बदलता था, सलेटी और स्याह से उलझता
और हर सुबह उस निसीम के अप्रकट से अप्रकट होता, कभी सुनहरा तो कभी रुपहला कैलाश। क्या बात है, क्या बात है, इरशाद। और हाँ, अगली एक कविता है। ये बस ये एक ही कविता में दो कविताएं हैं। तपते ज्येष्ठ में प्रेम के दो रंग, राग और विराग। जी। राग। जाने ऐसा है कि मेरे वहम को वहम हो गया है, जाने ऐसा है कि मेरे वहम को वहम हो गया है, कि तुम शब्दों में छिपाते हो प्रेम, जैसे कोई जंगल में छिपा आए, बालों में आ टकी पतझरी सुर्ख सुनहरी पत्ती। क्या बात है, क्या बात यूं तो बहुत निरापद है तुम्हारा साथ, है। यूं जी। तो बहुत निरापद बहुत है तुम्हारा साथ, लेकिन मेरा मन धड़कता है कभी कभी किसी छोटी सी निरापद आपदा के लिए। क्या बात है। माना बहुत कोरी है स्लेट, लेकिन बच्चों के से अनभ्यस्त हाथों से मन करता है एक कमल, एक बिल्ली, एक बतख तो बना दूं किसी एक कोने में, ताकि तुम चाहो तो तुरंत उसे गीले स्पंज से मिटा सको। मगर गरिमा के तट पर आ बैठी है उम्र, जो कहती है छाया मत छूना मन। बहाव के बीच की होती तो कहती, कह देने से आसान हो जाती हैं चीजें। अब क्या, अब सब कुछ स्थगित है। अगले किसी मदिरा के मीठे ताप में एकांतिका रचती किसी दूसरी शाम तक, जब कविता के फड़फड़ाते पन्ने से मन पर एक बार फिर उम्र, विवेक, गरिमा अपना पेपर वेट रख जाएगी, या कि उस पेपर वेट से निकल भागेंगे पन्ने और बिखर जाएंगे दिगांतों तक। क्या खूबसूरत। जी। अब यह है विराग। हम्म। सारी नैतिकताओं गरिमाओं का भारी दुशाला ओढ़ कर बैठ गई है उम्र, वो सारी उच्छृंखलता जाने कहाँ जाकर सो गई है। जब लगता था हुआ जिस पल भी हुआ जिस पल भी किसी से प्रेम तुरंत कह देंगे, तब हवाओं में घुली बसंत की महक तक से प्रेम हो जाता था। अब जब संतृप्त हैं सभी भाव, बहुत खोल कर खुल कर देख लिए सब रिश्ते, प्रेम हर जगह एक हद के बाद सर पटकना मिला दुनियादारी की चट्टान पर। अब प्रेम शब्द पर हंसी आती है तो याद आता है कमबख्त वो पागलपन, जब एक उजास की उम्मीद में प्रेमी 100 योजन चलकर आते जाते रहे। अब प्रेम चुपकर प्रभावित होने में घट गया है, आकर्षण 1.25 योजन तक चलकर कहीं नहीं पहुंचता। उम्र अपनी संख्याएं जल्दी जल्दी पार कर रही है, देह के स्वर्ण उजास और मन की करवटों का अब होने लगा है ममीफिकेशन। क्या बात है, वाह। तो मुझे लगा कि वक्त का पता नहीं चला और हम बिल्कुल नहीं पता चला, हम सोचे थे कि क्या बात करेंगे। तो अभी मैं अंत में आपसे बस इतना गुजारिश करूंगा कि जो नए लिखने वाले हैं, जो आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? अमित, मैं एक ही संदेश दूंगी कि अभी जो नए लिखने वाले हैं, उनका जो पढ़ने का दायरा है ना बहुत कम है। उनको ये जी। लगता है कि हम जो लिख देंगे वही एक सत्य है, या भाषा पे हमें काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बोलचाल की यही भाषा है कुछ मुझे लोगों लगता की। है कि ये फेसबुक या अन्य माध्यमों की वजह से इतनी विरलता सी आ गई है। हाँ, पर मैं इसमें सबको नहीं बांध रही। मैं एक जो बड़ा व्यापक तौर पे जैसा लिखा जा रहा है, जी। हालांकि जी। इसमें भी खूब ऐसी प्रतिभाएं हैं जो आपको चौंकाती हैं। बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिनके लिखे हुए पे, जिनकी भाषा पे आप गर्व कर सकते हैं। बिल्कुल युवाओं की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन एक जो बड़े पैमाने पे लिखा जा रहा है, बड़े पैमाने पे जो युवा लिख रहे हैं, तो वहां मुझे कमी होती है कि उनका अध्ययन बहुत कम है। क्योंकि हम इतना पढ़ के भी वो विश्वास अपने में नहीं ला सके थे कि हम है ना एक दमदारी के साथ कुछ लिख पाएंगे। जो अभी इस वक्त ये मिलता है कि आत्मविश्वास तो बहुत है लेकिन अध्ययन कम है। हमारे यहाँ होता था, अध्ययन होता था लेकिन आत्मविश्वास नहीं होता था। तो मुझे लगता है कि फिर से संपादक के एक फिल्टर की जरूरत है, फिर से आलोचना को क्रिएटिव होने की जरूरत है। हम आपसी संबंधों से परे हटके हम आलोचना पे एक कड़ा काम करें। तो मुझे अपने युवा साथियों से जो भी लिख रहे हैं, आगे आ रहे हैं, उन सबसे यही कहना है कि शॉर्टकट कुछ नहीं होता।
और बहुत जल्दी अगर आपको प्रसिद्धि नहीं मिलती तो मुझे लगता है कि बहुत सारी एक साधना है साहित्य शॉर्टकट नहीं हो सकता। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, बहुत ज्ञानवर्धन हुआ, कुछ कुछ जिज्ञासाएं थी मल्लिका को लेकर वो शांत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू अमित। थैंक यू, नमस्ते।